हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कराऊंगा और भारतीय संविधान में हम लोग आज भारत की नागरिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पीछे की क्लास में हम लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 के बारे में पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। अब आगे हम लोग को भाग 2 में, जो भाग 2 है नागरिकता से संबंधित है, और भाग 2 में जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो इसके बारे में आइए चलिए डिटेल में देखा जाए। मैं आप लोगों को देखिए इस क्लासेस के माध्यम से जो भी कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, ये कंटेंट देखिए पूरी तरह से ऑथेंटिक होता है और इसको पढ़ लेने के बाद आपको इन टॉपिक से रिलेटेड किसी और किताब, किसी और जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ये कंटेंट आपको सीटेट तो छोटा मोटा चीज हो गया, आप टीजीटी, पीजीटी या और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनके प्रश्नों को भी आप मिला के देखेंगे तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन अगर भारतीय संविधान से आया होगा तो आपको मेरी इन क्लासेस से वो क्वेश्चंस जरूर हल कर लेंगे आप। तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए और इसका नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे पीडीएफ देने के लिए, तो पीडीएफ अभी देना संभव नहीं है। जब पीडीएफ देने के योग्य हो जाएगा तो मैं आप लोग को पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसी तरह से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखा जाए कि भारतीय संविधान में नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान। देखिए, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, इसका देखिए उल्लेख हमारे संविधान के भाग 2 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। देखिए, नागरिकता किसे कहते हैं? देखिए, राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है, ठीक है। यानी किसी भी, यहां राज्य का मतलब देखिए देश से कहा गया, क्योंकि अपने देश के संविधान में राज्य शब्द का वर्णन उल्लेख किया गया है, देश नामक किसी भी प्रकार का शब्द का वर्णन नहीं किया। तो यहां राज्य से मतलब हो गया देश, ठीक है। तो वही व्यक्ति देश का नागरिक कहलाएगा जिसे अपने देश की नागरिकता प्राप्त है, यानी जिसे देश की सदस्यता प्राप्त है और वह अपने देश और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी देश में नागरिकता मिली हुई है और वह देश लोकतांत्रिक देश है तो उसको पूर्ण रूप से राजनीतिक सदस्यता भी प्रदान की गई मानी जाती है। जिस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई रहती है या जो उस देश का नागरिक होता है, उसे देखिए देश के प्रति कुछ उसके दायित्व भी होते हैं, उसको कुछ अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, उसका कुछ कर्तव्य होता है और उसको कुछ विशेषाधिकार भी मिले हुए होते हैं। ये सारी चीजें देखिए विदेशियों को प्राप्त नहीं होती, यानी अपने देश में समय समय पर आने वाले जो विदेशी होते हैं उनको ये सारी सुविधाएं नहीं दी गई रहती, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, पहले देख लेते हैं कि अपने देश के संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, उनमें क्या क्या बातें कही गई। देखिए, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय अपने देश में किस प्रकार की नागरिकता दी गई थी या उस समय नागरिकता की स्थिति क्या थी, ठीक है। अनुच्छेद 6 कहता है कि कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया। यानी अनुच्छेद 6 यह बताता है कि जब अपना देश आजाद हुआ था, जब विभाजन हुआ था, तो विभाजन के समय कुछ लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे तो उनके बारे में इस अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि उनको किस प्रकार से नागरिकता का अधिकार मिला था, ठीक। अनुच्छेद 7 देखिए बताता है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार,
ठीक है, इसका मतलब कि अनुच्छेद 7 यह बताता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को गए और उनके नागरिकता का अधिकार किस प्रकार से। अनुच्छेद 8 देखिए कहता है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। यानी अनुच्छेद 8 में बताता है कि जो ऐसे व्यक्ति भारतीय मूल के हैं और वह किसी कार्य के वजह से विदेशों में रहते हैं तो उनको किस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे, ये उनके बारे में बता। देखिए भारत से बाहर रहने वाले लोगों को देखिए NRI कहा जाता है, ठीक है, कुछ लोगों को OCI कहा जाता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। तो इस प्रकार से संज्ञा दी जाती है जो भारत की लोग विदेशों में रहते। अनुच्छेद 9 देखिए बताता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। यानी देखिए अनुच्छेद 9 जो है भारतीय नागरिकता के ऐसे प्रावधान के बारे में बता रहा है, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उससे अपनी देश की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 10 देखिए क्या बताता है, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता के बारे में। यानी किसी व्यक्ति को अपने देश में नागरिकता संबंधी जो अधिकार मिले हुए हैं वो किस प्रकार से निरंतर बने रहेंगे, ठीक। और अनुच्छेद 11 बताता है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जाता है। यानी अपने देश में नागरिकता संबंधी जो कानून है उसको संसद बनाएगी और उन कानूनों में यदि कुछ बदलाव करना है तो यह भी अधिकार संसद को दिया गया, ठीक। तो ये थे विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद जिसमें जो बातें बताई गई हैं। अब देखिए भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान है। देखिए सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। देखिए इस समय देखिए अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं किया गया है, यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे। यानी ये ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो अपने देश का संविधान स्वीकार किए जाने के बाद, लागू किए जाने के समय अपने देश के नागरिक बने। इसमें न तो इनके अधिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। देखिए संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 को संविधान में 4 श्रेणियों के लोगों को भारत का नागरिक बनाया गया था। देखिए पहले श्रेणी में देखिए कैसे व्यक्ति थे, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता, यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और नीचे लिखी 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है। जैसे देखिए पहली शर्त क्या है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। इसका मतलब कि जब अपने देश का संविधान लागू हुआ उस समय यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होगा और वह संविधान लागू होने से 5 वर्ष के पहले से भारत में रह रहे हो तो ये पहली शर्त। दूसरी शर्त में देखिए कहा गया है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न में दो कोई एक शर्त पूरी करता। यानी देखिए दूसरी शर्त ऐसे व्यक्ति के लिए है जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके जो पूर्वज हैं वो भारत को विभाजित होने से पहले भारतीय क्षेत्र के हिस्सा रहे हुए हों और उन्होंने 2 शर्तों को पूरा किया हो। पहली शर्त देखिए क्या है, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो। यानी देखिए 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आजाद किया गया था, तो इसमें कहा जा रहा है कि उसके थोड़ा और बाद का समय लिया गया है। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले उसको भारत में यदि वो आ गया है और
अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया, यानी जब वो भारत आ गया है पाकिस्तान से तब से वह भारत में ही रह रहा है। ठीक है। दूसरी देखिए क्या है, यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेश किया है तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। यही बात अनुच्छेद 6 में बताई। यानी देख लीजिए 19 जुलाई 1948 से पहले यदि आया है तो उसका 5 वर्ष भारत में रहा हुआ होना चाहिए, या 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में आया है और उसने पंजीकरण कराया है तो उसको 6 महीने तक भारत में रहना आवश्यक। ठीक। और तीसरी शर्त देखिए क्या है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, यानी 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता। ठीक। ये तीसरी शर्त। और उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। देखिए यही चीज अनुच्छेद 7 में कही गई है। ठीक। अब देखिए चौथी शर्त है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता। देखिए यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज जैसे माता पिता या दादा दादी विभाजन से पहले जो भारत था वहां पैदा हुआ था वह, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह भारत के बाहर भी रह रहा है तो भी। ठीक। अब देखिए इसमें देखिए भारत के बाहर रहने वालों के लिए क्या कह रहा है, यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके या पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया, यानी देखिए जिसके माता पिता या पूर्वज भारत में जन्म लिए हों और उसके संतान भारत के बाहर कहीं रह रहे हों तो वो देखिए कूटनीतिक तरीके से अपने देश में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उनको आवेदन करना होगा। ठीक है। देखिए यह व्यवस्था देखिए भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके। यही बात अनुच्छेद 8 में कही गई। यानी इस प्रकार की नागरिकता कुछ ऐसे लोगों को दी जाती है जो भारत के मूल निवासी हैं लेकिन वो किसी वजह से, बिजनेस के वजह से, किसी कार्य की वजह से दूसरे देश में रहते हैं तो उनको इस प्रकार से नागरिकता। अब आते हैं देखिए नागरिकता अधिनियम 1955, यानी आजादी के बाद अपने देश में नागरिकता से संबंधित जो पहला कानून बना था वो नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है। इसके लिए देखिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। इस अधिनियम को देखिए जब से यह बना है तब से लेकर अभी तक 5 बार संशोधित किया जा चुका है। ठीक है। इसमें देखिए पहली बार जो संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ, दूसरी बार जो संशोधन हुआ 1992 में हुआ, तीसरी बार 2003 में हुआ, चौथी बार 2005 में हुआ और 5वीं बार 2019 में। तो 2019 में जो नागरिकता अधिनियम संशोधित किया गया था इस पे अपने देश में बहुत सारे विवाद हुए थे, बहुत से राज्यों में इससे संबंधित बहुत सारे झड़पें हुई थी, बहुत सारे समस्याएं हुई थी, खास करके पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक है। तो इसी का प्रभाव था जिसके वजह से अपने देश में बहुत से लोगों को समस्या समझ में आ रही थी, तो जिसके वजह से उन लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है। अब देखिए अपने देश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है। यानी ये सब कानूनों के बाद अपने देश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रावधान है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से मिलान के रूप में आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। और या तो फिर स्टेटमेंट के रूप में पूछेगा, कहेगा इसमें से कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है, तो आपको बताना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अपने देश में देखिए नागरिकता जन्म से प्राप्त की जाती है, दूसरी तरीका है वंशाधिकार के द्वारा, तीसरा तरीका है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा तरीका है देशीकरण द्वारा और 5वां तरीका है भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है।
अब देखिए जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है। जन्म से नागरिकता, देखिए भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक। देखिए ये शुरुआत में बताया जा रहा है कि जब अपना देश आजाद हुआ उसके बाद संविधान को लागू किया गया, उसके समय यदि उसके माता पिता भारतीय नागरिक रहे होंगे तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाए। फिर देखिए भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक, यदि 1 जुलाई 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति जन्मा है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक रहे होंगे तब वो भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर देखिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ और वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता या पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो। इसका मतलब कि ऐसे व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी जिनके माता पिता 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में रहे हों और उनमें से कोई एक भारतीय हो सकता है या कोई विदेशी भी हो सकता है, तो एक का भारतीय होना जरूरी है और जो दूसरा बाहरी व्यक्ति होगा चाहे या तो महिला हो चाहे पुरुष, उनमें से वो अवैध नहीं होना चाहिए, यानी भारत में अवैध तरीके से रहने वाला नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार के देखिए ऐसे संतान होते हैं जैसे जिसमें से मान लीजिए किसी ने किसी विदेशी महिला से शादी कर ली या किसी ने किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ली और वो अभी भारत में आके रहने लगा और उसकी संतान पैदा हुई, तो वो व्यक्ति इस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर। अब देखिए अपवाद है कुछ ऐसे चीजों का। अपवाद क्या है, जैसे देखिए भारत में जो पदस्थ विदेशी राजनयिक हैं उनके जो बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। देखिए जो बहुत से देशों के जो है राजनयिक रहते हैं जिनको एम्बेसडर कहा जाता है, राजदूत कहा जाता है, तो वो लोग भी यदि अपने देश में रह रहे हैं तो उनकी संतान पैदा हो रही है तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो राजनयिक क्षेत्र होता है वो उसी देश का क्षेत्र माना जाता है जिस देश का वो होता है। ठीक है, इसलिए इनको नहीं माना जाएगा। उसके बाद देखिए शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न बच्चे, यानी भारत का ऐसा कोई भूभाग है जो हमारे किसी शत्रु के अधीन है और उस भूभाग में किसी का जन्म हो रहा है तो वह भी भारतीय नागरिक नहीं माना। ठीक, दूसरा देखिए वंशानुगत, वंश के आधार, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो वह वंश के आधार पर भारतीय नागरिक बन सकता है। ठीक, देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच यदि किसी का जन्म हुआ है भारत में और 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। अब देखिए इसकी कुछ शर्तें हैं। यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो, यानी जब उसका जन्म हुआ है तो उसका पिता जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, यदि 10 दिसंबर 1992 को उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक, देखिए ऐसे कोई व्यक्ति है जो विदेश में चले गए, ठीक है, और वहां पर उनके बच्चे का जन्म हुआ तो वह बच्चा भारतीय नागरिक कहलाए। फिर देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होता। यानी देखिए जिसका जन्म 2004 के बाद भारत से बाहर हुआ है तो उस व्यक्ति को वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं कहा। फिर देखिए यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के ही भीतर भारतीय कांसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया, ठीक है, यदि पंजीकरण नहीं कराया जाएगा तब नहीं माना जाएगा, अगर पंजीकरण करा दिया जाएगा तो वो माना जाएगा। फिर देखिए केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो, इसके वजह से हो सकता है। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कांसुलेट में पंजीकरण कराते समय
आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं। उसके माता पिता को एक कंसेंट में यानी शपथ पत्र में हस्ताक्षर करना पड़ेगा कि उसके व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता या पासपोर्ट नहीं ले रखा है। देखिए तीसरा तरीका रजिस्ट्रीकरण द्वारा। इसमें देखिए कैसे होता है। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति ऐसा जिसने भारत में नागरिकता के लिए आवेदन किया हो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है यदि वह 3 श्रेणियों में से किसी से संबंधित हो। वह भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक 7 वर्ष तक भारत में रह चुका। ठीक है, जो आवेदन देने से पहले 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो और वह भारतीय मूल का होना चाहिए, यानी किसी वजह से वह विदेश चला गया हो और तो वह दोबारा फिर से नागरिकता लेना चाहता हो तो वो ये ले सकते। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रहा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय मूल का है जो अविभाजित भारत के बाहर, यानी जो हमारा भारत देश था पहले जब विभाजन नहीं हुआ था तो उसके बाहर कहीं रह रहा है या किसी अन्य देश में रह रहा है तो वह भी आवेदन कर सकता। दूसरी है देखिए, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में 7 वर्ष से पहले से रह रहा है और उसने यहाँ पर किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया, चाहे वो महिला हो सकती है चाहे पुरुष, और वह 7 वर्ष से रह रहा है तो वह भी भारतीय नागरिक के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक, अगला देखिए, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे ये भी आवेदन कर सकते। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत, यानी कोई ऐसा व्यक्ति या बालक है जिसके माता पिता पहले से भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं तो वह भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 1 वर्ष पूर्व से भारत में रहा, यानी देखिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके माता पिता स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं और वह व्यक्ति आवेदन करने से 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो उसके लिए देखिए क्या क्या चीजें हैं वह नागरिक बन सकते। अगला देखिए, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 1 वर्ष पूर्व भारत में रहे, यानी देखिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत के किसी ऐसे पड़ोसी देश में रह रहा है जो वहां 5 वर्ष से पंजीकृत हो और अपने देश में वहां से आने के बाद आवेदन करने से पहले 1 साल से रह रहा हो। इस प्रकार के व्यक्ति को भारत का निवासी नहीं माना जा सकता है यदि वह पंजीकरण का आवेदन जो है देने से पहले 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक, दूसरी शर्त देखिए क्या है, भारत में वह 8 वर्ष पूर्व से रह रहा हो तथा इस प्रकार का आवेदन देने के ठीक पहले से कम 12 माह वर्ष पूर्व भारत में रह रहा। ठीक है, यानी देखिए 8 माह से पूर्व अगर रह रहा हो और 8 वर्ष से पूर्व रह रहा हो तथा इस प्रकार यदि वह आवेदन देने से 12 माह से पहले रह रहा हो तो वह योग्य नहीं। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तथा 15 अगस्त 1947 के भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों तब भी वह बन सकता। ठीक है, देखिए उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। यह शपथ देखिए इस प्रकार हो, यानी जब उनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी तो उनको शपथ लेनी पड़ेगी। इसमें क्या देखिए है कि मैं अमुक, यानी यहाँ पर नाम रहेगा, यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के संविधान का पालन करूंगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की विधि का पालन करूंगा तथा भारत के नागरिक के दायित्वों का निर्वहन, यानी ये उसको शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना। देखिए, और 1986 का जो नागरिकता अधिग्रहण अधिनियम जो संशोधित किया गया था, उसमें देखिए ये जो अवधि थी उसको 6 माह से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, यानी पंजीकरण से कराने के लिए जो 6 माह से पहले आवेदन कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनके लिए अब इसको 5 वर्ष कर दिया। यानी अब किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना है तो उसको कम से कम भारत में 5 वर्ष तक रहना होना चाहिए। अब दूसरा तरीका देखिए क्या है, देशीकरण द्वारा। चौथा है देशीकरण द्वारा। देखिए, केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति यानी अवैध प्रवासी नहीं हो, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। देखिए, वह व्यक्ति ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, यानी वह किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं हो जिस देश से भारत के लोगों का कोई संपर्क नहीं हो या प्राकृतिक रूप से वह वहां से न जुड़ा हो, तो वह नागरिक नहीं बन सकता। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो जहां भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। ठीक, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई एक अन्य हो, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रहना होना चाहिए। फिर देखिए अगली शर्त है, यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो तथा इनमें से थोड़ा एक में से अन्य हो, तो इस अवधि में वह 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी 11 वर्ष तक उसको, यहां देखिए 14 वर्ष 12 अवधि से 14 वर्ष पूर्व होना चाहिए। आगे की शर्त देखिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। देखिए, वह 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का ज्ञाता होना चाहिए। उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो तथा भारत सरकार की सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर या एक या सभी दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबद्ध हो। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, यदि वो विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित है, तो सरकार उसको प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर छूट दे सकती है। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी हो। और देखिए 5वां जो तरीका है वह भूमि के अर्जन के द्वारा। यदि देखिए भारत के बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को गृह मंत्रालय के अधिसूचना के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान कर। देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र है जो किसी दूसरे देश के हिस्से में था और भारत सरकार ने उसको अपने हिस्से में ले लिया, तो वहां पर रहने वाले नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसा देखिए, ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होंगे। इसका उदाहरण देखिए, जब पांडिचेरी का भारत में विलय हुआ या पुर्तगालियों ने जब गोवा को भारत में हस्तांतरित कर दिया, तो वहां के जो रहने वाले लोग थे वो भारतीय नागरिक कहे जाने लगे। अब देखिए, नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार देखिए विदेशियों को उपलब्ध नहीं, यानी भारत में जो विदेशी समय समय पर आते रहते हैं तो उनको सारे अधिकार नहीं मिले। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 द्वारा भारतीयों को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। देखिए, भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है, तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूं। देखिए, अनुच्छेद 15 में जो है जो प्रावधान है वो भारतीयों को पूरी तरह से मिलते हैं। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 16 में जो प्रावधान है वो भी भारतीयों को मिलते हैं। देखिए,
अनुच्छेद 19 में जो है वो भारतीयों को मिलते हैं। फिर देखिए 29-30 में जो अधिकार हैं वो भी भारतीयों को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार होता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार उसके पास होता है। इन सब अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करना होगा। देखिए वो क्या क्या चीजें हैं, उसको भारत के लिए कर भुगतान करना होगा, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। के बाद देखिए भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। यानी भारत में यानी अपने देश में ऐसे नागरिक जो जन्म से या प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक हैं वो राष्ट्रपति बनने का अधिकार रखते हैं। जबकि अमेरिका में देखिए केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी देखिए अपने देश में दो तरीके के लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, जन्म से या प्राकृतिक रूप से, लेकिन अमेरिका में केवल जन्म से। अब देखिए नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। ठीक है, ये भी देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में इसका उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त कर दी जाएगी, कैसे छीन ली जाएगी। देखिए पहला तरीका है परित्याग, दूसरा तरीका है पर्यवसान और तीसरा तरीका है वंचित किया। देखिए परित्याग क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से देखिए घोषणा करके भारतीय नागरिकता त्याग कर देता है। यानी वो देखिए किसी दूसरे देश में चला जाता है, वहां का नागरिक बन जाता है, तो अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता को त्याग देता है। दूसरा है देखिए पर्यावसन, भारत का वह नागरिक जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब वह स्वतः भारतीय नागरिकता से वंचित हो जाता है। दूसरा तरीका है जब वह किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब वह भारतीय नागरिकता से अपने आप वंचित हो जाता है। और तीसरा देखिए डेप्रिवेशन है, वंचित किया जाना। यदि कोई व्यक्ति जो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है और वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, यदि देखिए वो व्यक्ति क्या कर सकता है, संविधान के प्रति निष्ठा न रखे या संविधान में आस्था न रखे तब उससे नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि उसने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की है तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि उसने अपने किसी शत्रु देश की सहायता की है तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने कपट पूर्वक अर्थात गैर विधि रूप से भारतीय नागरिकता अर्जित की है तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। देखिए देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष या अधिक की सजा दी जाने पर भी उसकी नागरिकता छीन जाए। यानी देखिए भारत का नागरिकता उसने प्राप्त कर लिया और 5 वर्ष के भीतर किसी देश के द्वारा उसको 2 वर्ष की सजा दे दी गई किसी अपराध के लिए तो भी भारतीय नागरिकता छीन ली जाए। किसी भारतीय नागरिक स्त्री पुरुष के दूसरे देश के स्त्री पुरुष के साथ विवाह कर, यदि देखिए अपने देश का कोई नागरिक भारत सरकार के परमिशन के बगैर किसी दूसरे देश के स्त्री पुरुष से विवाह कर लेता है तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाए। और लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है वो भारत सरकार को बिना सूचित किए तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाए। अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन 2019 अधिनियम देखिए बहुत ही विवादित था अपने देश में। इसको 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। इस अधिनियम में देखिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी यही बात जो थी पहले वाली, इसी की वजह से बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था। देखिए इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंध रखता हो, उसने 31 दिसंबर 2024 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना। देखिए यानी ऐसे
धर्म से संबंधित मुस्लिम धर्म वालों को छोड़कर बाकी इन धर्मों के व्यक्ति यदि वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से भारत में आए हैं और वह 2014 से पहले भारत में आ गए हैं और उनको पकड़ा गया और उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी उन्हें भारत में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और इसके अतिरिक्त उनके अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानूनी कार्रवाइयां बंद कर दी, यानी उनके खिलाफ जो भी अगर कानूनी कार्रवाई कोई चल रही है तो भी उसको बंद कर दी जाएगी यदि वो इस धर्म से संबंधित हैं तब। अब देखिए इस अधिनियम में देखिए भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को उपर्युक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष सीमित कर दिया गया। यानी देखिए भारत में निवास करने की जो अनिवार्य अवधि 11 वर्ष थी उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। उसके बाद देखिए उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने पर देशीकरण के माध्यम से नागरिकता उनको प्रदान कर दी जाएगी, यानी वो देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बन जाएंगे। इस अधिनियम का जो प्रावधान है वो देखिए असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होगा। यानी यह नियम जो है अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी क्षेत्र है जो बांग्लादेश से मिला हुआ है उस क्षेत्र के रहने वाले जो प्रवासी हैं उन पर ये सुविधा नहीं दी जाएगी, यानी उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। यानी वहां पर जो लोग दूसरे तरीके से भारत में आ गए हैं तो उनको अवैध माना जाएगा। ठीक, अगला देखिए यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया जाता है। देखिए ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होता है, यदि कोई इसके द्वारा नागरिकता प्राप्त किया है और उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसका कार्ड निरस्त कर दिया जाए। अब देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसका महत्व जान लें। जैसे देखिए एनआरआई अनिवासी भारतीय किसको कहा जाता है? ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी तथा व्यवसाय के कारण वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक विदेशों में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं उन्हीं को एनआरआई कहा जाता है। यानी देखिए साल में लगभग 6 महीने से ज्यादा जो लोग विदेश में रहते हैं और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है तो उनको एनआरआई कहा जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है वो लोग कैसे व्यक्ति होते हैं? वे व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में वे किसी अन्य देश के नागरिक बन गए। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या पूर्वज पहले भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में वे किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं तो उनको कहा जाता है भारतीय मूल के व्यक्ति। जैसे देखिए सुनीता विलियम्स जो है नासा में वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उसी प्रकार देखिए जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक वो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जो अमेरिका में राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी है वो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, ये सभी लोग जो है भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। अब देखिए भारत के सीमा पारीय नागरिक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसमें देखिए किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति भारतीय संविधान लागू होने के समय तथा लागू होने के पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा था लेकिन वर्तमान में वह किसी अन्य देश का नागरिक है परंतु भारत के किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता है। देखिए ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने के बाद भारत के नागरिक रहे थे लेकिन उसके बाद वह किसी अन्य देश में चले गए हैं और वह देश भारत के किसी क्षेत्र से संबंधित है तो उसको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, अब देखिए कानूनी आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। देखिए नागरिक अभी मैंने बता ही दिया कि भारत के पूर्ण सदस्य राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्यों के प्राप्तकर्ता नागरिक होंगे।
अन्य देशी, एलियन या फॉरेनर, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं जो भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं। इन्हें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्र या अधिकार प्राप्त नहीं। ये शत्रु या मित्र अन्य देशी हो सकते हैं। इनको देखिए केवल जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, बाकी अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी ये भारत में किसी भी प्रकार का कुछ भी अपने मन से नहीं बोल सकते, इनको आजादी नहीं है, केवल जीवन की आजादी। अगला देखिए, राज्य विहीन या स्टेटलेस पर्सन, इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध, यानी इस प्रकार के व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो गलत तरीके से भारत में आके रह रहे हैं, तो उनको राज्य विहीन कहा जाता है। देखिए, शरणार्थी किसे कहा है? अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले, यानी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने देश में किसी विवाद की वजह से वहां से भागकर इंडिया में आ गए हैं, भारत में आ गए हैं और भारत में रह रहे हैं, तो उनको शरणार्थी या रिफ्यूजी कहा जाता है। अब देखिए, नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर। भारतीय नागरिकों को देखिए मूल अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। देखिए, भारतीय नागरिक जो है उनको अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 20 है, 21 है, 21A है। ठीक है, ये सारे जो हैं अपने देश के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। देखिए, विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार में देखिए क्या है, अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त। केवल ये जो अधिकार हैं ये केवल भारतीयों को मिले हैं, बाकी उसके अलावा जो अधिकार हैं वो विदेशियों। अब देखिए, एकल नागरिकता क्या होती है। देखिए, पूरे भारत के लिए केवल एकल नागरिकता ही होती है, राज्यों की अपनी कोई अलग से नागरिकता नहीं होती है। भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाता है और उसको वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी दूसरे राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। देखिए, अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, अर्थात वहां राष्ट्रीय एवं राज्यों की, यानी देखिए अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दो प्रकार की नागरिक, एक देश की नागरिकता और दूसरे जिस राज्य में रहते हैं वह। जैसे देखिए अपने देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग भारतीय नागरिक कहलाते हैं, उस राज्य के नागरिक नहीं कहलाते। तो इसीलिए भारतीय नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कई बार आता भी है। देखिए, सितंबर 2000 में डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। यानी देखिए LM सिंघवी के द्वारा एक आयोग गठित हुआ था जिसमें प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाए जाने की बात कही गई, और इस दिन को मनाने की जो शुरुआत थी भारत सरकार ने स्वीकार कर ली और 2003 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, इस दिवस को देखिए अपने देश में भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। भारत के विकास में देखिए विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को याद करने के लिए इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता था। ठीक है, यानी इसके पहले हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 में इसका संशोधन कर दिया। देखिए, इसको मनाया किस लिए जाता है? 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से भारत वापस आए थे, इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, इसके जो आयोजन का वर्ष है वो प्रति 2 वर्ष कर दिया गया है, यानी पहले हर साल मनाया जाता था 2015 के पहले, अब इसको 2 साल में एक बार मनाया जाता है। और इसके बीच देखिए कई थीम जो है इस सम्मेलन से संबंधित होती हैं और देश के अन्य क्षेत्रों में इसको आयोजित किया जाता है। इसमें देखिए जो प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग होते हैं अपने पूर्वजों की भूमि से जुड़ने का उनको मौका मिलता है।
इन सम्मेलनों में देखिए प्रवासी भारतीय समुदाय को लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं और नेटवर्किंग करते हैं। देखिए दूसरे देश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को यहाँ बुलाया जाता है, वो अपने मूल जो निवास स्थान था वहां जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं और अपना जो दूसरे देश में रहे वहां का अनुभव उनके साथ साझा करते हैं। और इन सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया जाता है। देखिए अभी लेटेस्ट अपने देश में देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मनाया गया है 8 से 10 जनवरी को इंदौर में, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, इस वर्ष जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम थी। ठीक है, इस सम्मेलन में देखिए लगभग 70 देशों के प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया, 3500 से ज्यादा लोग आए थे, यानी 70 देश के 3500 से ज्यादा प्रवासी भारत में आए। अगला देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच ओडिशा के भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आज की बातें सब भारतीय संविधान से जो संबंधित थी पूर्ण हुई। अब मुझे अगले क्लास में आप लोगों को भारत में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में बताना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी और मैंने इस क्लास में नागरिकता से संबंधित एकदम कंप्लीट डिटेल आपको बताया है। तो आप लोगों का मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।